विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास सामान्य नागरिकों को राहत चलते हुए नागरिक नतीजों को लेकर हम अब फिर से एक बार हाजिर हुए। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सूर्या राव जी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अपोजिशन के लीडर भोजराज सिन्हा जी। तो उन्हें भोजू भैया हम उन्हें निक नाम से जानते हैं। तो आप दोनों का स्वागत है। चूँकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव नतीजे अभी आ रहे हैं और रुझान आ रहे हैं, तो इन पे चर्चा हम करेंगे क्योंकि लगातार जो उलटफेर हो रहे हैं तो वो स्थिति बनते दिख रही है कि सरकार कौन बनाएगा और ताज किसके सिर पे होगा। हम पहले आंकड़ों की बात करें तो अभी जो महाराष्ट्र की स्थिति है 221 बीजेपी गठबंधन है, कांग्रेस 54 पर है, एनसीपी 2 पर है और अदर 11। उसी प्रकार हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में 31 बीजेपी और कांग्रेस 0 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 49 पर और अन्य 1। तो ये जो आंकड़े आ रहे हैं चौंकाने वाले आंकड़े हैं, चूँकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार चर्चाएं थी कि शिवसेना उद्धव गुट को बहुमत मिलने की आशा ये कहा जा रहा था, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो इसी पे हम चर्चा जारी करेंगे। तो सबसे पहले सूर्या राव जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम उनसे पूछते हैं कि ये जो अचानक उलटफेर के आंकड़े हैं क्या कैसा देखते हैं आप? देखिए सतीश जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लगातार काम करती आई है और उसके कार्यकर्ता और नेता महाराष्ट्र को अपने पाले से जाने नहीं देना चाहते थे। इस प्रयास में उन्होंने ज़रूरत पड़ी जहां पर जिसको आवश्यकता लगी, चाहे वो शिंदे गुट हो चाहे अजित पवार गुट हो, उनसे उन्होंने संपर्क साध कर उनको भी महत्व दिया और उनके साथ मिलकर वो चुनाव लड़े, जिसके अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और उनके जो गठबंधन है 221 सीट पर आपको दिखलाई दे रहे हैं। मैं अब आ जाऊँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी अब 31 सीट है पर है, 31 मतलब विधानसभा क्षेत्र में आगे बताया जा रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहाँ पर 49 सीट पर है और एक अदर्स है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि शाम को 4 बजते बजते आंकड़े पलट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर चंपई सोरेन वाले क्षेत्र से जो विधायक आएंगे और जीतने की जिनकी संभावनाएं हैं, चंपई सोरेन का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनको अपनी पार्टी में लाकर उस क्षेत्र का उनको दायित्व दिया और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी ठीक होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें झारखंड को लेकर शाम तक इंतजार करना चाहिए और वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, 31 सीट कम नहीं होते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के भोजराज सिन्हा जी। और चूंकि अभी स्टेटमेंट आया है कि इनका संजय राउत जी का जो सांसद है उनका स्टेटमेंट आया है कि ये कुछ न कुछ गड़बड़ है, ऐसा कहना क्यों कह रहे? देखिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। सदैव कांग्रेस पार्टी का यही हाल रहा है कि जहाँ भी ऐसी कोई स्थिति बनती है जहाँ जनता का जनादेश आता है तो जनता के जनादेश को उनके द्वारा सिर्फ एक ही बोल के ठुकरा दिया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई। पूरे भारतवर्ष में विभिन्न राज्यों में विभिन्न नगरीय निकायों में और विभिन्न प्रकार के लोकसभा के चुनाव संपन्न होते हैं। सुबोध जी, आज केरल के वायनाड में चुनाव हो रहा है, वहाँ प्रियंका गांधी जी हजारों वोट से आगे चल रही है, 2 लाख लगभग हजारों वोट से आगे चल रही है। वहाँ की ईवीएम एकदम सही चल रही है। अभी जिस प्रकार से अभी झारखंड का जो चुनाव की जो रिजल्ट दिख रहा है कि 51 सीट पे लगभग इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और एनडीए जो है 31 पे आ रही है। महाराष्ट्र के लिए जब बात आती है तो महाराष्ट्र के इंडिया गठबंधन बोलो, चाहे उनके अपने समर्थक बोले, चाहे कांग्रेस के आका बोलो, चाहे कांग्रेस के गठबंधन से जुड़े हुए लोगों को बोलो, तो हर बार एक ही चीज पे आपत्ति लगाते हैं, ईवीएम। ये सीधी अपनी हार को मानना है और अपनी नकारात्मकता को ईवीएम पे डालना है। ये जनता का जनादेश है, जिस प्रकार से सृष्टि और दृष्टि को नापा नहीं जा सकता।
जिस प्रकार से किसी चीज को बोला नहीं जाता, उसी प्रकार से जनता का जनमन है। जनता के जन के अंदर में कौन सा मन चल रहा है, कैसा चल रहा है, ये कोई नहीं नाप सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम की है, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो, चाहे फडणवीस जी से हो, चाहे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं ने वहाँ अच्छा काम किया, जिसका परिणाम स्वरूप आप आज देख रहे हैं 221 के बराबर एनडीए दिख रहा है। सूर्या राव जी वरिष्ठ पत्रकार है, हम इनसे जानते हैं। राव साहब ये बताएंगे कि जिस प्रकार जो उद्धव शिवसेना गुट है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन के कारण नतीजे ये आए हैं, क्या मानते हैं आप? आपसे भी यही सवाल रहेगा। देखिए, स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, जब वे जीवित थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं मरते मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। उद्धव ठाकरे जी किन्हीं कारणों से, मतभेदों के कारण भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहे आज। देखिए, उनकी पार्टी की स्थिति इतनी खराब हो रही है जैसे कांग्रेस की हो रही है। तो हिंदू टैग लेकर और हिंदू नाम से जिस प्रकार से शिवसेना को जाना जाता था, एक कार्यकर्ता भी रहता था अगर शिवसैनिक है तो उसके उतना सम्मान होता था। लेकिन अभी जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के जाने के बाद आपके वहाँ पर उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, अपने बेटे को मंत्री बनाया, तो जनता में एक दूसरा संदेश गया। जो लोग इनको हिंदू चेहरा के रूप में पहचानते थे, जानते थे, सम्मान करते थे, उन्होंने वह सम्मान इनको देना बंद कर दिया है, जिसके कारण ये स्थिति हो रही है। अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे जी भाजपा से अलग होकर भी हिंदू चेहरा बनकर रहते और अलग थलग रहते तो उनकी स्थिति आज बहुत मजबूत रहती, मेरा ऐसा मानना है। क्यों सिन्हा जी, आपसे भी सवाल है कि क्या कांग्रेस उद्धव गुट के साथ गठबंधन के कारण जो अभी नतीजे आ रहे हैं, अभी पूरा स्पष्ट नहीं है नतीजे, तो जो नतीजे देखने में आ रहे हैं तो पिछड़ने का कारण क्या मानते हैं? देखिए, बाला साहब ठाकरे जी को पूरा देश जानता है और खासकर सनातनी जो पूरे भारतवर्ष के लोग हैं वो जानते हैं। आपको मालूम होगा 6 सितंबर 1989 को जब कार से को मारा गया अयोध्या में मंदिर को लेकर के, तमाम प्रकार की पार्टियां थी इस देश के अंदर में, तमाम प्रकार के, चाहे कांग्रेस हो, एनसीपी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो, तमाम प्रकार की पार्टियां थी। अगर पूरे भारतवर्ष के में अगर राम मंदिर के लिए कोई पार्टी सामने आई तो लाल कृष्ण आडवाणी, अटल जी और शिवसेना के सम्मानीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब आए। बाला साहब ठाकरे जी के उस कार्य को देख करके पूरे भारत के अंदर में अगर कोई बोलता था कि महाराष्ट्र के अंदर में अगर कोई सुरक्षित है, सनातनी सुरक्षित है, तो बाबा बाला साहब के बदौलत है। लेकिन आज बाला साहब के आदर्शों को उनके सुपुत्र उद्धव ठाकरे जी के द्वारा एक ऐसे पार्टी से जुड़ गए जिस पार्टी के मुखिया से लेकर कार्यकर्ता तक जय श्री राम बोलने से कतराते हैं। उस पार्टी के मुखिया, शीर्ष मुखिया, चाहे मैं नाम लेकर बोल रहा हूं राहुल गांधी जी को, चाहे एक बूथ लेवल का कार्यकर्ता कांग्रेस का हो, वो जय श्री राम के नाम से कतराएगा तो निश्चित सनातनी का जो देश है ऐसी पार्टी को ठुकराएगा। चलिए, आपने तो विस्तार में बता दिया, लेकिन अब हम आते झारखंड में। राव साहब, आपसे पहला सवाल, बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, भोजराज जी, तो उनसे पूछेंगे। तो झारखंड में जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा को राष्ट्रीय नेता और एक लीडर, स्वतंत्रता सेनानी घोषित करके उनको पूरे देश में सम्मान दिलाने की कोशिश की और की है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर जो, चूंकि वो आदिवासी क्षेत्र है झारखंड, तो वहाँ पर स्थिति बीजेपी की क्यों खराब हुई, आपसे जानना चाहूँगा, विस्तार से बताएंगे। सतीश जी, वहाँ पर झारखंड में अभी जो स्थिति, आदिवासी कम हो गए हैं, वहाँ पर धर्मांतरण बहुत ज़्यादा हुआ है, जिसका असर आप इस परिणाम में देख रहे हैं, चुनाव परिणाम में देख रहे हैं। आदिवासियों के जो भगवान बिरसा मुंडा थे, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में पूरे देश में उनको एक सम्मान दिया। और चूंकि आदिवासी अपना धर्मांतरण कर चुके हैं, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई। अन्यथा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी है और मैं फिर से कह रहा हूँ, शाम तक हो सकता है कि स्थिति बदल जाए।
ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि शाम तक स्थिति क्या? देखिए, हमेशा एक आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है तोड़फोड़ कि वाला। तोड़फोड़ है ना, खरीद फरोख्त खरीद ये वाला फरोख्त सब तो ये बात तो अपन नहीं कह सकेंगे, लेकिन जी। एक चीज बताओ, आरोप आया है। झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन वहां पर पहुंचे हुए जी। हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, उनकी एक अपनी पकड़ जी। है। अंदरूनी तौर पर जो खेला होगा ना, जी। वो शाम तक आपको आपको लगता है कि बीजेपी खेला कर सकती है? बीजेपी नहीं। जी, हर बार चंपाई सोरेन को अपनी साख बचाने के लिए खेला करना पड़ेगा। मतलब बीजेपी नहीं, वहीं के नेता चंपाई सोरेन को अपनी स्थिति दिखानी जी। पड़ेगी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती जी। है, हो सकता है चंपाई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी जैसे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में में, हाँ, प्रोजेक्ट कर दे। महाराष्ट्र में जैसे उन्होंने किया जी। एकनाथ शिंदे को कम सीट होने के बावजूद, जी। वैसे ही चंपाई सोरेन को लाकर एक आदिवासी चेहरा देकर भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार बना सकती है। चलिए सिन्हा जी, आपसे मेरा वही सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी, तो उनको एक महत्व दिया, पूरे देश में एक सम्मान मिला आदिवासियों को, और आदिवासी नेता को स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आज उनकी जयंती मनाई गई, तो उसके बाद भी बीजेपी झारखंड में पिछड़ गई। देखिए, बिरसा मुंडा जी की जयंती पूरे भारतवर्ष में मनाई जी। और निश्चित एक बहुत बड़ा पहल, बहुत बड़ी मोदी जी की सोच कि बिरसा मुंडा जैसे सेनानी को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिलाया और देवतुल्य जी। हम सब ने माना। जी। रही बात भगवान मानो, भगवान देवतुल्य भगवान माना, और भगवान है। आज पूरे झारखंड को देखेंगे आप जी, तो झारखंड की स्थिति, आप जब लोकसभा में जाते हैं तब की स्थिति और आज विधानसभा की स्थिति देखेंगे, निश्चित हमारे चंपी सोरेन जी के जिस प्रकार से बताया गया, चंपी सोरेन जी है, उनकी पत्नी सीता सोरेन जी हैं, बाबूलाल जी मरांडी जी है, अमर कुमार जी हैं, निश्चित पूरे भारतीय जनता पार्टी ने एक मेहनत की है। और जिस प्रकार से आदरणीय सूर्या राव जी ने कहा कि शाम तक की स्थिति वहाँ भी स्पष्ट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हम दूरी में नहीं है, हम स्पष्ट वहाँ पे 31 में दिख रहे हैं और 49 में कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा दिख रही है। ये तय है कि शाम तक आप रिजल्ट देखिएगा और निश्चित कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ पे भी सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, तो ये एक सूर्या राव जी आपसे सवाल है, वही सवाल आपसे भी रहेगा कि जितने भी पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर बीजेपी की स्थिति कमजोर नजर आ रही है उपचुनाव में। बाकी राज्यों में जैसा महाराष्ट्र में आपकी स्थिति ठीक है, झारखंड में भी लगभग जैसा आप कह रहे हैं कि कुछ उलटफेर हो सकता है। चलिए दोनों राज्यों की बात करें, लेकिन जहाँ जहाँ उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ बीजेपी कमजोर है, इसका कारण क्या है आपसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, कमजोर नहीं है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा में से 7 में भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो मजबूत स्थिति है। वैसे ही देश के अन्य मेरे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन यूपी की जानकारी आई है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आगे मानी जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट पे रायपुर दक्षिण में चुनाव हो रहा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुनील सोनी हैं, जो 20,000 वोट से आगे चल रहे हैं। ये बीजेपी की रिजर्व सीट कही जाती थी, नहीं कही जाती थी। बृजमोहन अग्रवाल जी कारण, जो पूर्व विधायक थे, करीब 25 सालों से वहाँ पे वहाँ पर विधायक बनते आ रहे हैं, उनका एक अलग प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ भी जीत रही है, आपका यूपी भी जीत रही है, महाराष्ट्र भी, सॉरी उपचुनाव की बात कर रहे हैं, तो और राजस्थान में भी स्थिति अच्छी भारतीय जनता पार्टी की। तो मुझे समझ में आ रहा है कि लोगों के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से सनातनी चीज़ों को उभारा उकेरा है, वो जाकर अब भी दिख रहा है, वो कम नहीं हुआ है। क्या मैं आपको रोकना चाहूंगा, क्या जिस प्रकार अडानी जी का मामला यूएस का उठा, अगर ये चुनाव के समय उठता तो कितना घाटा बीजेपी को होता? भारतीय जनता पार्टी, अडानी का मामला अलग है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता नहीं है अडानी। अडानी एक उद्योगपति हैं। आज भारतीय जनता पार्टी तो उनके साथ है, कल कांग्रेस आएगी तो उनके साथ काम करेंगे। क्या कांग्रेस के राज्य में अडानी ने काम नहीं किया है? हमारे छत्तीसगढ़ में काम किया, राजस्थान में काम किया, आंध्र प्रदेश में काम किया है। आप जहां भी देख लें जहां पर अडानी काम किया। हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष
या बड़े नेता कांग्रेस के लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यूपी हो, जी। दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो। नहीं, एक हास्यास्पद बात मुझे ये लगता है सतीश जी कि भारत के मामले में अमेरिका में जाकर मामला दर्ज करना और इस टाइप की बातें कहना, ये कहाँ तक सत्य बताइए। आप अभी जो डोनाल्ड ट्रंप बने राष्ट्रपति वहाँ चुने गए, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें जजों के पदों पर मुझे पद पर आने तक कोई भी नियुक्ति ना की जाए, ऐसा ना हो कि कोई गलत आदमी आ जाए। तो उनका इशारा समझ रहे ना। एक अमेरिका में जैसे एक स्थिति है कि भारत जिस प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, उसे लेकर चीन भी परेशान है और देश भी परेशान है और खासकर कम्युनिस्ट भी बहुत परेशान है। मैं समीक्षा कर रहा हूँ, किसी को आलोचना नहीं कर रहा हूँ। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि किसी तरीके से भारत को बदनाम किया जाए। पिछली बार देखिए कनाडा ने जिस प्रकार से कहा, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको स्पष्ट हो जाए और दर्शकों को भी स्पष्ट हो जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि भाई भारतीय लोग जो प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, हमारे सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा के डोभाल जी के इन्वॉल्वमेंट से कनाडा में घटनाएं हो रही है। अब उसका तो माफी मांग रहे हैं, माफी मांगते फिर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बात है। अब हिंडनबर्ग का मामला आया भारत को लेकर, भारत को नीचे दिखाने का प्रयास किया गया, वो भी फ्लॉप हो गया। अभी अडानी जी का मामला आया। अडानी उद्योगपति है, उनको अपना काम करना करें, उसमें भारतीय जनता पार्टी और अडानी क्या मामला है। सुना जी, वही सवाल आपसे है कि अगर एन चुनाव के समय ये मामला उठता, चूंकि बार बार विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी केवल एक व्यक्ति को, एक उद्योगपति को ही हेल्प करते हैं। निश्चित आपका अपनी बात बताना चाहता हूँ मैं। पूरे भारतवर्ष में सन 2014 से आपने देखा होगा कि पहला भाषण लाल किले से माननीय देश के प्रधानमंत्री के द्वारा शौचालय पे देते हैं और वो एक ऐसी योजना लेके आते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत में, जो पूरे भारत की हमारी माताएं बहनें जो बाहर शौच के लिए जाती है, करोड़ों रुपया प्रत्येक जरूरतमंद लोगों के घर तक शौचालय की व्यवस्था अगर किसी ने कराई है। और आज पूरा देश देख रहा है, हर गली गली में, हर गांव गांव में लोग देख रहे हैं कि कहीं पे भी शौच रोड पे नहीं किया जाता। आज दूसरी बात, जब सेकंड टाइम में 2019 में आई, पूरे भारत में प्रधानमंत्री आवास के तहत में जो जिनकी जमीन है उनको मकान बना के देना, जिनका मकान नहीं उनको। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बड़ी ब्रेकिंग है कि डेरा बाबा नायक सीट आप पार्टी जीत चुकी है, कांग्रेस सांसद की पत्नी हार गई है वहां से। 18 राउंड की गिनती हो चुकी, 10वें राउंड में उलटफेर हुआ है ये सब चीज। देवेंद्र फडणवीस का पहला रिएक्शन, बोले एक है तो सेफ है। मतलब ये नारा, ये जो एक है तो सेफ है का नारा शायद इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। क्या लगता है आपको? देखिए, एक है तो सेफ है। भारत में विभिन्न प्रकार के गठबंधन के द्वारा विभिन्न प्रकार के जनमानस को, लोगों को भड़काया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, झूठी कहानी बताई जाती है। इसलिए नेताओं का कहना, हमारे दल का कहना, फडणवीस जी का कहना रहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उसी बातों पे चर्चा हुई। मैं आपको फिर रोकना चाहूंगा, इसके दो मायने होते, एक है तो सेफ है। क्या धार्मिक दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से? आपसे पूछ रहा हूँ। भारतीयता के आधार पे पूरे भारतीय जितने हिंदुस्तान के 140 करोड़ जनता है, सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाली बात है। माननीय देश के पूर्व प्रधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का यही कहना है कि पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ जनता एक रहे और हिंदुस्तान का गौरव बढ़े, हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़े। कुछ विशेष समुदाय के लोग, ये हम जब उनसे चर्चा की है तो ये नारा का उनका जो कहना था उल्टा था कि ये हिंदू या सनातनी है वो एक हो, ये उनका कहना था। क्या कहेंगे? पूरा भारत एक है और उस भारत में बहुत सारी ऐसे विसंगतियां हैं जो अपने आप को इस भारत का नहीं समझते हैं, उनको हमेशा अलग रहना पड़ेगा। उन्हीं से हटके रहने के लिए फडणवीस जी का कहना ये है कि भारत एक रहेगा। कुछ ऐसी विसंगतियां हैं जो हमको खंडित करना चाह रही है, उनसे दूर रहिए और पूरा भारत एक रहिए। राव साहब, एक है तो सेफ है, ये नारा बहुत इस चुनाव में बहुत ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा एक है था बटेंगे तो कटेंगे। हाँ, एक और नारा बटेंगे तो कटेंगे, वो ज्यादा चर्चित रहा। एक है सेफ है, मोदी जी ने नारा दिया है महाराष्ट्र में जाकर। बटेंगे तो कटेंगे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी
अजित पवार जी विरोध कर चुके हैं जी। महाराष्ट्र में, जिससे लेकर फडणवीस जी ने कहा कि नहीं, उनको ज़्यादा इसमें चीज़ें समझ में नहीं है, इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन वहाँ पे मुंडे जी की बेटी जो चुनाव लड़ रही, उन्होंने भी इस नारे का विरोध किया। कुल मिलाकर हम कहें तो भारतीय जनता पार्टी में ही इसको थोड़े लेकर मतभेद है। लेकिन कटेंगे बटेंगे का नारा जो है इतना प्रचलित हो गया है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका असर महाराष्ट्र चुनाव में पड़ा है, और वह चुनाव हिंदू वोटरों को एक करने में काफी अधिक महत्वपूर्ण उसका नतीजा दिख रहा है जो भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी 221 और आपके कांग्रेस को 54 सीट आई है। इसी नारे का एक साइड इफेक्ट और बताऊं, एनसीपी जो शरद पवार जी की पार्टी थी, पहले विश्लेषक और कई टीवी चैनल कह रहे थे कि शरद पवार फिर से एक महती भूमिका निभाएंगे सरकार बनाने में। लेकिन वैसी कुछ बात होती, हाँ, किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन वैसी कुछ बात होती दिख नहीं रही है। वो खुद ही अपने अस्तित्व के संकट में दिख रहे हैं। जी। हम आपको बता दूं कि अमित शाह ने शिंदे, अजीत और फडणवीस को बधाई दी है। तो ये तय माना जा रहा है कि अगर गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री बधाई दे रहे हैं तो वहाँ मतलब ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। जी। अब देखना है कि एकनाथ शिंदे को बीजेपी बनाती है या फिर फडणवीस या फिर अजित पवार। कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे जी का बयान आया था कि मुख्यमंत्री के जो लाइन पे मैं नहीं हूँ, तो शायद उनको आभास हो गया था कि अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। क्या लगता है आपको? देखिए, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा और एनडीए संयुक्त एक बैठक करेगा। उस बैठक में जिस किसी का भी नाम तय होगा उसमें निश्चित वो मुख्यमंत्री बनेगा। और लेकिन इसमें एक चीज और बता देना चाहता हूँ, एनडीए में भी अपने एक अलग अलग दल है जो समर्थक के तौर पे है। भारतीय जनता पार्टी आज 136 के लगभग अपनी सीट की ओर है, तो निश्चित कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री एनडीए एक्सेप्ट करेगा। अभी एक ब्रेकिंग और है, कोरेगांव विधानसभा क्षेत्र से वोटों की दोबारा गिनती हो रही। कुछ गड़बड़ हुआ होगा तो दोबारा गिनती, बीजेपी उम्मीदवार वडाला से बीजेपी उम्मीदवार 24,973 वोट से जीत चुके हैं। सीएम शिंदे ने कहा है कि तीनों पार्टी मिलकर अगला सीएम तय करेगी। जो आपने अभी कहा है कि जो गठबंधन जिनके साथ है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। जो मेरा मानना है बीजेपी ही नाम तय करेगी। महाराष्ट्र के रुझानों में भाजपा गठबंधन को बहुमत, तो ये तो आंकड़े आपको दिख रहे हैं। हमारी जो नतीजों पे चर्चा जारी रहेगी। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे इंडियन न्यूज़ के साथ।
स्वागत है सभी दर्शकों का। पुनः हम चर्चा में हमारे साथ शामिल है और चर्चा हम ब्रेक में गए थे और चर्चा में हमारे साथ शामिल है वरिष्ठ पत्रकार सूर्या राव जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भोजराज सिन्हा जी हमारे साथ मौजूद है और हमारी चर्चा जारी है। हम पहले तो हमारे दर्शकों को बता देते हैं ताज़ा आंकड़े जो है महाराष्ट्र के विधानसभा में अभी 224 पर बीजेपी का गठबंधन पहुंच चुकी है, कांग्रेस 53 पर, एनसीपी 2 पर और अदर जो अन्य पार्टी है 10 पर। तो इस प्रकार वहां पर जो स्थिति है भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है महाराष्ट्र में। चूँकि अभी नतीजे आ रहे हैं, अभी फाइनल नहीं हुआ है, नतीजे आ रहे हैं, तो अभी जो आंकड़े हैं 224 भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का है। उसी प्रकार हम अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में बीजेपी को 29 सीट पर अभी तक जो नतीजे सामने हैं 29 सीट पर, कांग्रेस 0 पर और झारखंड मुक्ति मोर्चा 51 और अन्य 1 पर। तो इस प्रकार के अभी तक जो आंकड़े हमारे पास सामने आए हमारे टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो हमारी चर्चा जारी है, तो वरिष्ठ पत्रकार सूर्या राव जी से हम चर्चा करेंगे। सूर्या राव जी ये बताएंगे, जिस प्रकार महाराष्ट्र की हम बात करें और जो रुझान देख रहे हैं अभी, चूँकि समय है लगभग 3 बजे तक पूरा सामने खुलकर आ जाएगा कि ताज किसके सर पर है, लेकिन देखने से जो लग रहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को ताज मिलने वाला है। मैं कह नहीं सकता अभी, क्योंकि उलटफेर हो सकता है कभी ना कभी। ये लोग आप ही लोग कहते हैं, नेता लोग ही कहते हैं कि उलटफेर, क्योंकि हमने अभी झारखंड की बात की थी तो राव साहब ने कहा कि कुछ न कुछ उलटफेर हो सकता है, तो यहाँ भी कुछ न कुछ हो सकता है क्योंकि अभी गिनती जारी है। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, अगर बीजेपी 127 लगभग बीजेपी को सीट मिल रही है, दिख रही है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? सतीश जी, जैसा कि भोजराम सिन्हा जी ने बताया और आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी 127 सीट से है, तो स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही तय करेगी कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हमने एक रूप बिहार में भी देखा है, अधिक सीट होने के बावजूद भी उन्होंने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया, और महाराष्ट्र में भी उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की कम सीटें होने के बावजूद भी चूंकि उन्होंने उनका साथ दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो कुल मिला के स्थिति ये कि तीनों जो बैठकें पार्टियों की बैठक होगी, जिसमें अजीत गुट और शिंदे गुट और भाजपा, तो मुझे ऐसा लगता है इस बार अगर दबाव बना तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री दे सकती है जी। क्योंकि आंकड़ों को लेके मैं चर्चा करूंगा। देखिए 224-53, अगर मान लीजिए 127-128 सीटें हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास इतनी सीटें हैं कि वो जो कांग्रेस और बाकी जो लोग हैं, जिस प्रकार से पिछली बार हुआ, मान लीजिए अजीत पवार गुट और शिंदे गुट भी अलग होता है, तो भी तीनों पार्टियां मिलकर सरकार नहीं बना पाएंगी जी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी बार्गेनिंग की स्थिति में बार्गेनिंग करेगी, और यदि मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी बार्गेनिंग चाहेगी, स्वाभाविक तौर पर कोई भी अपना मुखिया चाहेगा, मुख्यमंत्री चाहेगा, केंद्र में उनकी सरकार है तो स्थानीय उसमें भी उनकी सरकार वो चाहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री इस बार महाराष्ट्र में होगा। अब चेहरा कौन होगा वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। सिन्हा जी, आप क्या कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेता ही मुख्यमंत्री होगा कि शिवसेना जो या गठबंधन के जो लोग हैं, जैसा आपने कहा कि बैठक में तय होगा, क्योंकि लगभग जो दिख रहा है 127 सीटों पर अभी बीजेपी आ गया और वो शायद जीत के करीब है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? जनता पार्टी में आपने देखा होगा शुरू में केरल का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, राजस्थान का चुनाव हुआ जी। आपने देखा होगा कि पहली पंक्ति में सबकी नजर थी और जब पता चलता है तो चौथे पंक्ति का विधायक मुख्यमंत्री बन जाता है, पहली बार विधायक जी। निश्चित भारतीय जनता पार्टी एक अपना कोर ग्रुप है। भारतीय जनता पार्टी जो विकास कर सके, जो सबको लेके चल सके, जो भय की राजनीति ना करे और जो विकास की राजनीति करे, ऐसा चयन करके लाती चेहरा, चाहे आप मोहन यादव जी को देख लीजिए, चाहे राजस्थान में देख लीजिए, चाहे यहाँ स्वयं हमारे यहाँ माननीय विष्णुदेव साई की सरकार को देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी चौथी पंक्ति को भी लोगों की नज़र पहली पंक्ति में होती है, लेकिन जब घोषणा होती है तो चौथे पंक्ति का व्यक्ति भी विधायक दल का नेता चुना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिद्धांत है, अपना एक उद्देश्य है, और जो उस उद्देश्य के तहत में कार्य होता है जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है,
लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद ही भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य नजर आ रहा है। मुझे लगता है, क्योंकि मैं पत्रकारिता इतने सालों से कर रहा हूँ, तो ये लोकसभा चुनाव में हार जो बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, सरकार बन गई लेकिन बहुमत में नहीं आ पाई। तो जो जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में हार का नतीजा है कि अब उनको उद्देश्य के साथ काम करना पड़ रहा है। आज या यहाँ की सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को बोलो, मध्य प्रदेश की सरकार को बोलो, यूपी की सरकार को बोलो, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, तो वहाँ वहाँ केवल काम की बात हो रही है। अब दादागिरी बीजेपी नहीं कर रही, ये मेरा मानना है व्यक्तिगत। आप क्या करते हैं? आप चूंकि बीजेपी के नेता, मैं वरिष्ठ पत्रकार से भी यही सवाल कर पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता, चाहे किसी भी तौर पे के तौर पे कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन के तौर पे कार्यकर्ता हो, वो किसी भी ऑफिस में जाए, किसी भी विभाग में जाए, वो निवेदन के प्रतिवेदन पर अपनी पार्टी के मार्गदर्शक के तौर पर और जो पार्टी के सिद्धांत बनते उसके तौर पर अपनी बातें रखता है। निश्चित लोकसभा की सीटें हमारी कुछ कम है, लेकिन हम पूरे भारतवर्ष में, पूरे राज्यों में हमारी सरकार है और एनडीए की सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी पूर्व में एनडीए की सरकार बनाई थी और आज भी एनडीए की सरकार बनी है। बहुमत का आंकड़ा थोड़ा कम हुआ है। नहीं, आंकड़ा बहुमत का कम हुआ है ये, और बार बार ये कहा जा रहा है 400 पार। तो जिस प्रकार दावा भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कर रहे थे 400 पार, तो 400 पार का जी आप किसी चीज को टारगेट नहीं करेंगे। अब हम 200 पार करके जाएंगे तो 100 में आएंगे। हमारा आंकड़ा था हम 400 पार करें, 420 का 22 का आंकड़ा पार करें। हमारा एक सब्जेक्ट लेके चल रहे थे, एक टारगेट लेके चल रहे थे। हम चाहते तो 540-42 का आंकड़ा लेके चलते। हमारा तो पूरे 500 एनडीए को लेकर नहीं, पूरे 542 सीटें आ जाए ये सोच के चल रहे हैं। हमारा इंडिविजुअल 400 का आंकड़ा था। हमने पूरे कार्यकर्ताओं ने भरसक मेहनत की, मेहनत में कहीं कुछ कमी छूट गई होगी जो हमारी पिछले बार से सीटें कम हुई। राव साहब, यही सवाल आपसे है कि लोकसभा चुनाव के बाद जहाँ जहाँ जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमें देखने को मिल रहा है कि अब काम पे फोकस, लोगों पर ध्यान, सदस्यता अभियान और मतलब सारी गतिविधियां जन कल्याण में लगा दी है बीजेपी ने। ये मेरे को देख रहे हैं, आपको रोक रहा हूँ। सदस्यता अभियान हमारा आज का नहीं है। सदस्यता अभियान हमारा 2019 में भी हमने 10 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। सदस्यता अभियान ये है कि वह पूरे विश्व में सबसे बड़े कार्यकर्ताओं का कोई अगर दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। आज जो कार्यकर्ता वाला कार्य चल रहा है, संगठन का कार्य चल रहा है, निश्चित ही हम लोग के अपने संगठन का हमारा एक स्वरूप है कि हमको इस आंकड़े पे कार्यकर्ताओं का आंकड़ा तैयार करना, कार्यकर्ता तैयार करना है। कार्यकर्ता के आधार पे हमारे बूथ का चुनाव होगा, बूथ के आधार पे हमारा मंडल का चुनाव होगा, मंडल के आधार पे जिले का चुनाव होगा, जिले से प्रदेश का चुनाव होगा, प्रदेश से राष्ट्र का चुनाव होगा। हमारे संगठन का एक अलग लुक है। राव साहब, यही सवाल आपसे है, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जो काम करने का तरीका अलग था, लोकसभा चुनाव के पहले काम करने का तरीका अलग था, जो मैं अपने व्यक्तिगत मेरा राय है। लेकिन लोकसभा में अगर बहुमत नहीं ला पाई, उसके बाद अब लोगों के साथ बीजेपी कंधे से कंधा मिला के उनका काम कर रही है, मैं देखा हूँ। आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैंने शुरू से कवर किया है जी। भारतीय जनता पार्टी के मामले में एक चीज़ बताऊं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है, कार्यकर्ताओं से जुड़ी पार्टी है। तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं का मूल्यांकन होता है, कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा फोकस्ड पार्टी है, वार्ड स्तर से लेके राष्ट्रीय स्तर तक। अब बात आई कि चुनाव के दौरान यह बात भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्टियों ने समझ लिया है, जो काम करेगा वही रहेगा। तो अब काम करने की स्थिति जनता भी समझ गई है कि कौन सी पार्टी काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। आज एक स्थिति अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है तो राज्यों में उसको मदद मिल रही है। आज देख लीजिए हिमाचल की क्या स्थिति हो रही है। हिमाचल में मतलब तनख्वाह तक देने की स्थिति खराब हो रही है। घोषणाएं तो कर दिए लेकिन उसका मैनेजमेंट नहीं बना पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं उन्होंने घोषणाओं के साथ साथ मैनेजमेंट किया है। आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो स्थिति है, जो मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना थी, वहां पर भी उसको लागू किया गया। उसके कारण महिलाओं ने खुलकर
भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। चलिए, छत्तीसगढ़ में भी महतारी वंदन योजना, जी। उसने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। जी। तो मेरा ये विश्लेषण है कि महिलाओं का झुकाव, भले कारण कुछ भी हो, जी। लेकिन महिलाओं का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ बढ़ा है, जिसके कारण लगातार इनके राज्य बढ़ते मैं हैं। आपको रोकना चाहूंगा राव साहब, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार यूपी उपचुनाव पे कुछ बोल रहे हैं और फूलपुर में काउंटिंग के दौरान हंगामा हुआ, तो क्या कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, आपको सुनाते हैं। This is the message for 2028 in Karnataka from the people of the state. It is a victory of 5 guarantees. It is the victory of the common man. It is the victory for development. No more communal politics, only politics for development. तो आपने उप मुख्यमंत्री को सुना, वो कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में जो जिस प्रकार बहुमत के साथ आगे बढ़ रही है, तो वो पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। हम आगे सवाल पे आते हैं। अभी हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यों पर चर्चा कर रहे थे, तो हर प्रदेश में स्थिति उलट पुलट फिर हो रही है। जैसे झारखंड में क्यों आप पिछड़ गए? देखिए, झारखंड में पिछड़ गए आप अभी नहीं बोल सकते। झारखंड की काउंटिंग अभी जारी है जी। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जी। पूरे राज्यों में जहाँ जहाँ हमारी सरकार है और जहाँ जहाँ हमारी सरकार के प्रतिनिधित्वकर्ता के तौर पर, चाहे वहाँ का पंच हो, चाहे वहाँ का मुख्यमंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री, वो जन कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुँचाने के लिए हर गांव कस्बे तक और पूरे शहर तक तैयार है और कर रहा है। और निश्चित भारतीय जनता पार्टी पूरे दोनों राज्यों में। मैं आपको रोकना चाहूंगा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े कुछ कह रहे हैं, पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र में मतदाताओं ने जो भाजपा महायुति को जबरदस्त जीत दिलाई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी फडणवीस और अजित दादा पवार, रामदास आठवले आरपीआई के, इन सब ने मिलकर जो चुनाव अच्छी तरह लड़ा, जो सरकार अच्छी तरह चलाई, विशेषकर मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष लाभ की राजनीति और अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति होती है। अप्रत्यक्ष लाभ की राजनीति में जो पायाभूत सुविधा होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, वंदे भारत ट्रेन होती है, मेट्रो होती है, सड़क होती है, पानी होता है, और प्रत्यक्ष लाभ में लाडली बहना होती है, किसान सम्मान होता है, जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल का विषय होता है। इसका एक बहुत सुरेख मिलाप एकनाथ जी शिंदे, देवेंद्र जी और अजित दादा ने किया और इसलिए जनता ने पूरा भरोसा रखा। साथ ही 2019 में माननीय शरद पवार साहब ने आदरणीय उद्धव जी को लेकर बीजेपी का अलायंस जो तोड़ा, वो माननीय बाला साहब ठाकरे जी के वोटर्स को पसंद नहीं आया। और जब एकनाथ शिंदे बाला साहब जी का हिंदुत्व का धनुष्यबाण, हिंदुत्व का शिवसेना ये नाम भाजपा के साथ मेन स्ट्रीम में ले आए, तो लोगों ने उनको भी बहुत अच्छी तरह से उसका स्वीकार किया। ये आज दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि बिहार में 4 में से 4 जगहों पर एनडीए आगे है, उत्तर प्रदेश में 6 जगहों पर एनडीए आगे है और राजस्थान में 4 जगह पर आगे है। तो देश में ये बता रहा है कि देश की जनता का फिर एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर उन्होंने अपना विश्वास जताया है। आपका सवाल यह होगा कि मुख्यमंत्री किसका होगा, कौन होगा, तो एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व साथ मिलकर इस विषय में निर्णय करेंगे और आपको बताएंगे। आज महायुति विजय का जश्न मना रही है और महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है।
बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो लाडली बहना का बहुत असर पड़ा है, और जो बाला साहब ठाकरे का आपने कहा था कि बाला साहब ठाकरे, और आपने भी कहा था कि सनातनी जो वाली बात थी कि वहाँ पर लोग क्योंकि कांग्रेस के समर्थन में चले गए और कांग्रेस के साथ गठबंधन की उसका नतीजा रहा उद्धव ठाकरे, हाँ उद्धव ठाकरे जब चले गए, मतलब बाला साहब ठाकरे विरोध थे कि कांग्रेस के, तो उनके जाने का भी एक कारण है कि बीजेपी वहाँ पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। आपसे सवाल है कि जिस प्रकार आपके राष्ट्रीय महासचिव कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में बीजेपी उपचुनाव में भी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अभी नतीजे नहीं आए हैं, है ना। चूँकि अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें तो 3 लाख के पार, तो ऐसा क्या है वहाँ पर कि वहाँ पर कमल फूल नहीं खिल रहे? मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने चैनल को बताना चाहता हूँ कि बायनॉट इस परिवार की पारिवारिक सीट कैसी है। क्यों नहीं आकर के यूपी के विधानसभा में लड़ लेती हैं? क्यों नहीं एमपी की विधानसभा में आके लड़ लेती हैं? छत्तीसगढ़ में आके लड़े। वाई नॉट एक ऐसी लोकसभा है जिस लोकसभा का वास्तविक आप स्वरूप अगर देखेंगे वहां पे एक अलग माहौल है वहां का। मैं आपको रोकना चाहूंगा, एकनाथ शिंदे जी आ गए हमारे और वो कुछ कह रहे हैं। हम आपको ऐतिहासिक जीत के लिए वो सबको जनता को बधाई दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। आज मैं महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी, और इसीलिए मैं तमाम मतदाता जो है, मेरी लाडली बहनाओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, लाडले किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ, और लाडले हमारे भाई हैं, लाडले सीनियर सिटीजन हैं, सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य, तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है, जो 2-2.5 साल हमारी महायुति ने काम किया। ये महायुति ने जो काम किया उसके काम के ऊपर ये जनता ने शिक्कामोर्तब किया है, काम को तवज्जो दिया है, प्राथमिकता दी है, और इसीलिए महायुति को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। इसलिए मैं महायुति के पूरे महाराष्ट्र की जनता को तो धन्यवाद देता ही हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, लेकिन महायुति के सभी कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने जो काम किया है बहुत ही बढ़िया काम किया है, और इस चुनाव में हमारे महायुति को जिताया है, इसलिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे थे सबको धन्यवाद दे रहे थे, सीनियर सिटीजन को दे रहे थे, किसानों को धन्यवाद दे रहे थे, महिलाओं को धन्यवाद दे रहे थे। तो ये उनका फर्ज है कि धन्यवाद, क्योंकि आप ताज किसको मिलेगा, फिर से वापस हम उसी मुद्दे पे आते हैं, क्योंकि आप बीजेपी के लीडर हैं, आप बताएंगे ताज किसको मिलेगा। देखिए, शिंदे जी का पूरे महाराष्ट्र के वासियों का आभार व्यक्त किया कि आपको लाडली बहना योजना का लाभ, किसान निधि का लाभ, 3100 रुपया धान का भाव, प्रधानमंत्री रुके हुए पूरे आवास, तमाम प्रकार की योजनाएं आपके महाराष्ट्र में लागू करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और देश के नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को पूरे महाराष्ट्र में स्वीकार किया और इतना बड़ा जनमत दिया। निश्चित कहीं ना कहीं बधाई के पात्र और आभार के पात्र महाराष्ट्र की जनता है। और इतना बड़ा जनमत इस लोकतंत्र में कोई किसी का नहीं, लेकिन आज इतनी सारी योजनाओं का आशीर्वाद स्वरूप उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है, निश्चित कहीं ना कहीं पूरी जनता महाराष्ट्र की पूरे मतदाता बधाई के पात्र। जी, हम फिर से हमारे दर्शकों को बता देते हैं, अभी महाराष्ट्र चुनाव में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, 223 पर बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस 53 पर, एनसीपी 2 पर और अन्य 10। तो इस प्रकार जो अभी ताजे आंकड़े हैं आपको हम हमारे दर्शकों को बता रहे हैं। इसी प्रकार अगर झारखंड की हम बात करें तो झारखंड में बीजेपी 29, कांग्रेस 0 और झारखंड मुक्ति
मुक्ति मोर्चा 51 और अन्य 1। तो ये ताज़ा आंकड़े हैं और चूंकि हमारे चर्चा का समय अब समाप्त होता जा रहा है और राव साहब और सिन्हा जी आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। नमस्कार। हमें विकास के मुद्दे पर ही जनता के पास जाना है। सामान्य नागरिकों को राह चलते हुए ना